हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। टॉपिक जो रिमेनिंग इसका बचा हुआ जो कुछ पोर्शंस था किसान आंदोलन का, और उसके बाद हम लोग उसको ख़त्म करके जनजातीय आंदोलन यानी कि ट्राइबल मूवमेंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये एका मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई एग्जाम में, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है ये कहाँ हुआ था? एका जो आंदोलन था वो हुआ था हमारा उत्तर प्रदेश के अवध रीजन में। और अवध का जो क्षेत्र है वो अभी तत्कालीन जो क्षेत्र है उससे बड़ा था उस वक्त, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है। तो उसके अंतर्गत जो है वर्तमान अगर हम जिलों को देखें या क्षेत्रों को देखें तो हरदोई का क्षेत्र आता है, जो यूपी का जो बहराइच जिला है उसको आता है, सुल्तानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट ज़िले हैं वो इसके तहत अवध के क्षेत्र के तहत आते हैं। और ये अवध के क्षेत्र में ही फैला था एका आंदोलन जो है। और कब फैला था इसका पीरियड? तो 1921 टू 1922, 1921 से 1922 के दौरान जो एका आंदोलन था वो उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो मदारी पासी और सहरेओ, ये दो व्यक्ति थे जो इसके नेतृत्व करता थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था, कब हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अच्छा, इसके तहत होता क्या था? ये जो आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के अवध में चल रहा था इसमें लोग किस तरीके से, यानी कि किसान जो थे वो किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते थे? वो क्या करते थे कि एक जगह जमा हो जाते थे और एक गड्ढा को खोद लेते थे। एक गड्ढे को खोद लेते थे, यहाँ पर सारे किसान जमा हो गए इसके चारों तरफ। इस गड्ढे को खोदकर इसके अंदर में पानी डाल देते थे, और इसके अंदर में पानी डाल करके और उसको हाथ में लेकर के शपथ लेते थे वो लोग ओथ लेते थे कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ब्रिटिश हैं उनको अतिरिक्त रेवेन्यू यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो लोग कर वसूलते थे वो उनको नहीं देंगे और अपने खेतों पर उनको कब्जा करने नहीं देंगे। इस चीज़ का वो लोग शपथ लेते। तो ये एक इनका यूनिक तरीका था अपना विरोध दर्ज करवाने का। तो ये कभी कभी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वैसे ज़्यादातर इसका डेट और रीज़न ही पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो काफ़ी फेमस है, बारदोली सत्याग्रह। ये जो बारदोली सत्याग्रह है ये जून 1928 के दौरान हुआ था। जून 1928 में ये हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात के सूरत जिले में ये हुआ था। और सूरत जिले में ही बारदोली नाम का स्थान पड़ता है जिस क्षेत्र में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ये सत्याग्रह हो रहा था। इसको हम लोग बारदोली सत्याग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस आंदोलन था। इस आंदोलन का कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से नेतृत्व गांधी जी ही कर रहे थे। हालांकि इसमें इसको जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसका इसमें था, जो मेन जो लीड कर रहे थे इसमें वो सरदार पटेल कर रहे थे, लेकिन वो गाइडेंस जो था जिनका वो गांधी जी थे। तो गांधी जी के बारे में इसमें कहा जा सकता है कि वो सांकेतिक रूप से इसको लीड कर रहे थे, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वहां पे मुख्य रूप से जो थे वो सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें क्या हुआ था, क्यों विरोध ये शुरू हुआ था? तो ये जो विरोध शुरू हुआ था कि 22% तकरीबन इंक्रीज कर दिया गया था जो रेट ऑफ रेवेन्यू जो रेवेन्यू था वो जो पहले के तुलना में लगभग 22% इंक्रीज कर दिया गया था, जिसके कारण किसानों के बीच एक बहुत ज़्यादा नाराजगी फैल गई थी और उसको इन्होंने विरोध किया। लेकिन यहाँ पर जो विरोध हो रहा था इसमें कहीं भी हिंसा का कोई प्रयोग नहीं हुआ था। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था और इसीलिए इसको सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था तो सत्याग्रह ही होता है। इसमें ज़्यादा हिंसा की गुंजाइश नहीं थी। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि एक काली पराज जनजाति थी जो कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। एक कृषक जनजाति थी जो खेती में भी रुचि रखती थी। तो एक काली पराज जनजाति थी, उसको गांधी जी ने उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? काली पराज जनजाति से रानी पराज उसका नाम कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस जनजाति का नाम बदल दिया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान? तो काली पराज जनजाति का नाम बदल के रानी पराज जनजाति कर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगला जो देखते हैं
वो देखते हैं, जो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसी सत्याग्रह के दौरान, इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की जो महिलाएं थी जो कि इस रिवोल्ट में भाग ले रही थी, उन्होंने क्या किया, जो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी। किसको दी? तो वल्लभ भाई पटेल को। और इसी के बाद से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाम से जाना जाने लगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है कई बार कि सरदार, ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने दी थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये विद्रोह, चूंकि ये जो विरोध जो चल रहा था वो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, अहिंसात्मक विद्रोह चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार भी कहीं ना कहीं इसको कंसीडर करने के लिए राजी हो गई। और उसने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जिसका नाम पूछा गया है मैक्सवेल। मैक्सवेल नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया इस मामले को जांच करने के लिए, जो टैक्स जो इंक्रीज हुआ था, जो लैंड रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ था वो सही है या गलत है, क्या वो अप्रोप्रिएट है उतना ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होना। इस चीज़ को जांच करने के लिए, इस चीज़ की प्रोब करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिसका कि नाम मैक्सवेल था। जब उन्होंने इस चीज़ की जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि ये जो है कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, इतना ज़्यादा इंक्रीज करना ये एक अव्यवहारिक फैसला था। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया और उस चीज़ को माना भी गया कि जो 22% जो टैक्स का जो इंक्रीज हो गया था इसको घटा करके 6.03%। ये हो सकता है कि आपसे पूछे क्वेश्चन ज़्यादा टफ अगर करना होगा आयोग को, तो ये 22% से डिक्रीज करके 6.03% पे ले आया गया था। ये मैक्सवेल के सजेशन के बाद हुआ था। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं किसानों की जीत थी इसमें, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करके बारदोली सत्याग्रह में। अब आते हैं इस दौरान, क्योंकि आंदोलन हो रहे थे तो ऐसा नहीं है कि कोई और इसमें इस दौरान चीज़ें नहीं हो रही थी, कोई और इस दौरान मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो किसानों के लिए एक अलग टाइप का मूवमेंट भी इसमें शुरू हुआ। एक कहीं ना कहीं बैनर बनाने की, एक संगठन बनाने का भी इसमें काम हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम आंदोलन करते चले जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, हमको कहीं ना कहीं एक ऑल इंडिया लेवल पे, क्षेत्रीय नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पे काफ़ी सारे बन चुके थे, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पे, एक अखिल भारतीय स्तर पे एक संगठन होना चाहिए जिसमें हम अपनी बात रख सके, पूरे देश के किसान जो है अपनी बात रख सके, तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अंग्रेजी शासन के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता। तो इसके लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अब ये अखिल भारतीय किसान सभा क्या है, कैसे गठन हुआ इसका, तो इसको देखते हैं। इसका जो मूवमेंट डायरेक्ट ये नहीं हुआ, इसके पहले जो कुछ कुछ क्षेत्रीय जो संगठन थे उससे मिलके ये हुआ था, तो पहले थोड़ा सा उसको देखते हैं। दो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है 1927 में बिहार किसान सभा। 1927 में क्या होता है कि बिहार किसान सभा का गठन किया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये किसान आंदोलन में एक प्रमुख चेहरा थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1927 में बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई, बिहार किसान सभा की, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। उसके बाद 1928 में आंध्र प्रदेश में आंध्रा किसान सभा की स्थापना की गई। 1927 में बिहार में और 1928 में आंध्रा में आंध्र किसान सभा की स्थापना की गई। और इसको जो गठन किया, इसका जो गठन किया वो किसने किया, तो एनजी रंगा। और किसान आंदोलन में हम दो व्यक्ति को अगर सबसे ज़्यादा जानते हैं स्टार्टिंग के फेस में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे और एनजी रंगा, ये दोनों व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, काफ़ी इनका योगदान माना जाता है। तो बिहार में ये इन्वॉल्व थे और आंध्रा में एनजी रंगा इन्वॉल्व थे। 1936 में क्या होता है, फैसला किया जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाए 1936 में। ये गठन करने का जो फैसला जो होता है वो कब लिया जाता है, तो 1936 में लिया जाता है। और कहाँ लिया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मद्रास में एक बैठक हुआ जिसमें कई सारे प्रांतीय किसान सभा मौजूद थे अलग अलग क्षेत्रों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार और आंध्रा ही थे, और भी बाकी थे, लेकिन वो उतने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने भी प्रांतीय जो किसान संगठन थे वो सभी उसमें एकजुट होकर के उन्होंने एक मत फैसला लिया कि हमें इन सारे किसान संगठनों को मिला करके, मर्ज करके अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि हम एक छत्र होकर के एक साथ अपनी बात कह सकें। तो 1936 ये डेट पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन किया गया। गठन करने का निर्णय कहाँ लिया गया, तो मद्रास में लिया गया।
अब आगे देखते हैं। गठन हो गया, तो गठन होने से तो सिर्फ नहीं होगा, इसके बाद इसका बैठक किया गया। इसका जो पहला सत्र जो बुलाया गया वो कब बुलाया गया? 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को इसका पहला सत्र बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, और इसके जो सचिव होते हैं वो एनजी रंगा होते हैं। तो प्रथम किसान सभा जो होती है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और जो इसके सचिव थे वो एनजी रंगा थे। इन लोगों ने बैठक की पहले सत्र में, और उसके बाद अपना एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि जमींदारी जो प्रथा है उसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं, इसलिए उसको ख़त्म किया जाए, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स का नहीं लगाया जाए, और कभी भी ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लैंड रेवेन्यू का जो रेट है वो उससे कम ही होना चाहिए। कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएँ, उनका जो प्रोड्यूस होता है, वो जो खेती करते हैं तो उनका जो उपज होता है उसको उनका सही मूल्य दिया जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग तेलंगाना आंदोलन। जो तेलंगाना जो किसान आंदोलन था उस पर हम लोग आते हैं। इसका जो पीरियड था वो 1946 टू 1951 का था। इस दौरान ये आंदोलन हुआ था, तेलंगाना कृषक आंदोलन। और ये जो था वो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनका जो शासन का जो क्षेत्र था हैदराबाद में, तेलंगाना का जो अभी तो चूंकि बंटवारे के बाद वो अलग राज्य बन गया है, पहले तो आंध्र प्रदेश एक ही क्षेत्र था, तो निज़ाम जो थे वहाँ उनका प्रशासन था निज़ाम का, हैदराबाद के निज़ाम का, और वो अच्छे ढंग से शासन नहीं कर पा रहे थे। वो कहीं ना कहीं इन लोगों को एबोलिश कर रहे थे, इनके खिलाफ इनका शोषण कर रहे थे। यहाँ के जो किसान थे उनको कंपनी के साथ मिलके ये शोषण कर रहे थे। और साथ ही साथ क्या होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का उस वक्त समय था, क्योंकि 1946 का से 1951 का समय है, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो 1939 से 1945 के दौरान हुआ था। तो क्या होता है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो उसके बाद चूंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी ब्रिटिश इंडिया में, और राजा लोग भी चूंकि साथ में थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस दौरान होता क्या है कि वहाँ के जो किसान थे उनको कम दाम पे अपना जो प्रोड्यूस होता था, अपना जो वो अनाज उपजाते थे, वो कम दाम पे बेचने को मजबूर किया जाता था और उनसे फोर्सफुली छीन लिया जाता था। इस चीज़ को लेकर के क्या होता है कि किसान नाराज थे और वो संगठित होकर के आंदोलन करने का विचार किए। इसी दौरान क्या होता है, एक आग में घी वाली घटना होती है कि एक कम्युनिस्ट लीडर रहते हैं और किसान नेता भी रहते हैं। सिर्फ कम्युनिस्ट नेता ही नहीं, कम्युनिस्ट नेता के साथ साथ एक किसान नेता भी होते हैं जिनका नाम होता है कमरैया। इस कमरैया नाम के नेता की जो पुलिस है तेलंगाना में, वो गोली मारकर हत्या कर देती है। अब जैसे ही एक किसान नेता की हत्या होती है, जो किसान बाकी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे एजिटेट हो जाते हैं और ये आंदोलन उग्र स्वरूप पकड़ लेता है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसमें जो किसान थे वो गुरिल्ला पद्धति को अपनाते हैं। जो गुरिल्ला पद्धति क्या होता है, छापामार पद्धति भी इसको कहते हैं, गुरिल्ला वार टेक्निक को। इसमें जो होते हैं, क्या होता है कि छुप के और वार किया जाता है और दुश्मन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा करके और फिर वापस से छिप जाना। इस पद्धति का उपयोग जो है वो बाजीराव के समय में भी होता था, और इसका जो जनक माना जाता है वो शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी इस चीज़ में काफ़ी माहिर थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ इसका यूज़ किया था। तो ये गुरिल्ला वार जो फेयर था, गुरिल्ला जो वार की जो पद्धति थी, उसको यूज़ किया तेलंगाना कृषकों ने, और ये भारत के इतिहास की लगभग सबसे लंबी चलने वाली जो विद्रोह है उसमें इसको गिना जाता है। तो ये तेलंगाना रिवॉल्ट था। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन क्या है, तो इसको हम लोग लास्ट में इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि तेभागा इसका नाम क्यों है। पहले तो ये जान लेते हैं कि सितंबर 1946 के दौरान यह आंदोलन हुआ था, और किस क्षेत्र में हुआ, तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ। बंगाल जो उस वक्त का जो बंगाल था उस क्षेत्र में हुआ था। इसका लीड जो कर रहे थे, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, तो कामरूप नाम के और भवन सिंह, जो कप्पाराम और भवन सिंह, इन दो नाम के व्यक्तियों को इन्होंने इसका नेतृत्व का श्रेय दिया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो पीरियड है वो पूछा जाता है, किस क्षेत्र में है वो पूछा जाता है। लीडर्स आमतौर पे कुछ ही चीज़ों के पूछे जाते हैं, तो वो मैं याद करवा दूंगा उसको। इसको हम आगे देखते हैं स्टार्ट कब हुआ ये, तो त्रिपुरा के क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया गया 1946 में। चूंकि त्रिपुरा बंगाल के पड़ोस में ही है तो उससे ये पूरे क्षेत्र में फैल गया, और बंगाल में ये ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। बंगाल के क्षेत्र में ये ज़्यादा फैला, और तकरीबन 60 लाख किसान जो हैं
वो इस आंदोलन से जुड़ गए। ये काफ़ी लार्ज स्केल पे ये आंदोलन जो था वो किसानों के बीच फैल गया, तेभागा आंदोलन। और ये जो शुरू हुआ था उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों शुरू हुआ, आखिरकार रीज़न जो था इसका वो क्या था? तो ये बटाईदारी प्रथा जो होता है, बटाईदारी प्रथा को हम लोग समझते हैं। बटाईदारी प्रथा से जो किसानों का शोषण किया जाता है उसके थ्रू होता है। अब बटाईदारी प्रथा क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये एक छोटा सा खेत है, ये अगर मेरा खेत है और ये मैंने किसी किसान को दे दिया, तो किसान क्या करते हैं, अपना पैसा लगाएंगे, अपना मेहनत करेंगे, अपना लेबर लगाएंगे, सब कुछ लगा करके इस क्षेत्र में फसल उगाएंगे। और जो ये फसल उगेगा इसमें से एक सर्टेन हिस्सा वो मुझे दे देंगे। तो सब कुछ तो मेहनत से लेकर के समय, पैसा, सब कुछ तो उनका लगा, और चूंकि मेरा जमीन है इसलिए इसमें से वो भाग मुझे मिल गया। तो यही होता था। इसी में क्या होता था कि पहले के समय में ज़्यादा अमाउंट में शेयर जो होते थे जमीन के मालिक वो लिया करते थे, यानी कि जमींदार वो ज़्यादा अमाउंट में शेयर लिया करते थे, जिसका कि यहाँ के किसानों ने विरोध किया और उसी विरोध स्वरूप ये तेभागा आंदोलन शुरू हुआ। अब तेभागा का कंसेप्ट क्या है इसको समझते हैं। फार्मर्स ने रिवोल्ट के बाद क्या डिक्लेयर किया कि जो भी उपज होगा उसका 1/3 पार्ट जो है वो जमींदार को देंगे और 2/3 पार्ट अपने पास रखेंगे। यानी कि लगभग 66% के करीब जो हिस्सा होगा जो उपज का वो किसान अपने पास रखेंगे और लगभग 33% का जो उपज होगा वो जमींदारों को दिया जाएगा। यानी कि ज़्यादा मात्रा अब जो है कौन, किसान, जो कि उनका हक है क्योंकि उन्होंने हर तरीके से उसमें मेहनत की है, तो वो उनके पास लाएगा। और चूंकि ये 1/3 पार्ट था इसीलिए इसको तेभागा आंदोलन, 1/3 के कारण इसको कहा गया। तो ये तेभागा आंदोलन का यही कंसेप्ट था। अभी तक हम लोगों ने अब नागरिक विद्रोह को देखा, हम लोगों ने किसान आंदोलन को देखा। अब हम लोग देखते हैं ट्राइबल रिवोल्ट, जो जनजातीय आंदोलन था उसको देखते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जो जनजातीय आंदोलन है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला है कोल विद्रोह। कोल म्यूटनी जो है इसका पीरियड पूछा जाता है 1831 टू 1832, 1831 से 1832 तक का इसका पीरियड था कोल विद्रोह का। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, इनका नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया, तो बुद्धो भगत। जो कोल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, बुद्धो भगत थे। ये कब हुआ, तो 1831 से 32 के काल में हुआ। ये रिवोल्ट जो किया गया था वो कई सारे जनजातियों ने मिलकर किया था, जिसमें कि मुंडा, उड़ांव और हो, ये प्रमुख जनजातियां थी छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और उन्होंने कोल विद्रोह किया था। तो ये ऑप्शन में दे देता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति कोल विद्रोह से संबंधित नहीं है, तो मुंडा, उड़ांव और हो संबंधित है। उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन रहता तो वो संबंधित नहीं होगा। इसमें जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। इसका डेट भी पूछा गया, लीडर भी पूछा गया और किस क्षेत्र में हुआ वो भी पूछा गया है। ये किसके अगेंस्ट हुआ था, तो जमींदारों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि जमींदार जो थे वहां उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे थे, तो जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ हुआ। अब एक टर्म है यहाँ पर डीकूज। ये डीकूज जो है इसका शब्द का मतलब होता है बाहरी। ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही नहीं यूज किया जाता। अगर कोई बाहरी व्यापारी आते थे जो कि भारतीय ही होते थे और उस क्षेत्र में रहकर व्यापार करते थे, जिससे कि इन लोकल जो ट्राइब्स होते थे, लोकल जो वहाँ की जो जनजातियाँ होती थी, उनके हक को कोई खतरा होता था तो उनको भी ये लोग दीकूज कहते। तो दीकू का अर्थ होता है बाहरी, जो कि इनके अपने हक को ट्राइबल्स के छीन ले। तो ये जमींदार और ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, और इस सप्रेस करने में इनको मदद किसने किया, तो पिथौरिया एक स्थान था, उसके राजा थे जगतपाल सिंह। तो पिथौरिया के राजा जगतपाल सिंह, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कोल विद्रोह को किसकी मदद से दबाया, तो पिथौरिया के राजा जगतपाल सिंह की मदद से इसको दबाया। और चूंकि जगतपाल सिंह ने इनको मदद की तो ब्रिटिश ने खुश होकर के इनको 315 रुपए का पेंशन देना शुरू कर दिया, जो कि 315 रुपए उस वक्त काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो 315 रुपए का पेंशन इनको देना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा भूमिज आंदोलन। जो भूमिज जो विद्रोह है ये पूछा जाता है। इसका जो पीरियड है वो 1832 से 1833 के दौरान का है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, गंगा नारायण। तो भूमिज आंदोलन के नेता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। कब हुआ, तो 1832 से 1833 के दौरान हुआ। ये पुलिस के खिलाफ भी था, जमींदार के खिलाफ भी था। तो इन सब ये पूरी तरीके से एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो जो भी शासन प्रशासन थे उनके खिलाफ था। ये 1832 में शुरू होता है। कैसे कि गंगा नारायण जो कि इस विद्रोह के सबसे प्रमुख लीडर थे, सबसे प्रमुख नेता थे इस विद्रोह के, गंगा नारायण, उन्होंने 1832 में क्या किया कि दो जमींदार थे
माधव सिंह और चेतन सिंह, इन दोनों जमींदारों की इन्होंने हत्या कर दी और इसी के साथ ये विद्रोह जो है वो शुरू हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड भी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये अपना पहुंच खो देता है और क्या होता है कि गंगा नारायण एक जमींदार थे, उन्हीं के साथ उनका विद्रोह चल रहा था, संघर्ष चल रहा था और उसी संघर्ष में इनकी मृत्यु हो गई गंगा नारायण की, और उसी के साथ ये विद्रोह अपना दिशा खो दिया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो भूमिज आंदोलन से क्या पूछा जाएगा आपसे, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। कब हुआ, तो 1832-33 में हुआ, जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा संथाल विद्रोह। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह, इसका पीरियड पूछा जाता है कब होता है, तो 1855 टू 1856, 1855-56 में के दौरान संथाल विद्रोह हुआ था। इसके जो लीडर्स थे, इसके जो नेता थे, उनका नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सिद्धू, कानू, भैरव और चांद, ये चारों भाई थे और ये चारों भाइयों ने मिलकर के इस विद्रोह को लीड किया था। उसमें सबसे जो प्रमुख थे इन चारों भाइयों में सिद्धू और कानू, ये दोनों ज़्यादा एक्टिव थे। तो सिद्धू, कानू, भैरव, चांद नाम के 4 भाइयों ने इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह की शुरुआत की थी 1855-56 के दौरान, इसका नेतृत्व किया था। ये किस क्षेत्र में हुआ, तो दामन ए कोह के क्षेत्र में हुआ। अब दामन ए कोह क्या है, तो दामन ए कोह जो है वो बिहार और झारखंड का जो वर्तमान जो क्षेत्र है उसके सीमा पर भागलपुर से लेकर के और राजमहल जो रीजन है झारखंड में, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। राजमहल पहाड़ी रीजन है, ये माउंटेनियस रीजन है, तो राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें, और भागलपुर इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको दामन ए कोह का क्षेत्र कहा जाता है। और इसी बीच में ये विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। अब इससे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि ये संथाल विद्रोह जो है ये फर्स्ट पीपुल्स रिवोल्ट है, पहला जन क्रांति थी, इसको कहा था कार्ल मार्क्स ने। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने किस जनजातीय आंदोलन को पहला जन क्रांति कहा, तो ये संथाल विद्रोह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे हुआ था और अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इसको मेहनत लगी थी इसको दबाने में। कई सारे उनके जो ऑफिसर्स थे उसकी इसमें मृत्यु हो गई थी, काफ़ी सारे उनके ऑफिसर्स हार गए थे, उनका काफ़ी सारा रिसोर्स इसमें खत्म हो गया था। और इसको ये कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी उसके पैरेलल में ये विद्रोह खड़ा होता था, इतना लार्ज स्केल पे ये संथाल रिवोल्ट हुआ था। अब क्या होता है कि संथाल, ये विद्रोह हुआ क्यों, तो क्योंकि संथाल जो थे उनका जो अपना क्षेत्र था वो ट्राइबल्स थे और उनके क्षेत्र पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता था। और जब अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके क्षेत्र में बाहरी व्यापारियों को व्यापार करने की मंजूरी दी, जिससे कि वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर बाहरी लोगों का अधिकार हो जाए और वहाँ के जो लोकल जो ट्राइबल पीपुल थे उनका हक कहीं ना कहीं छीन रहा था। तो इसके कारण जो होता है वो विद्रोह शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो इन्होंने लोकल लेवल पे जो कमिश्नर्स थे, जो आयुक्त थे, उनको इस चीज़ की शिकायत की, लेकिन जब वहाँ से इनको कुछ खास फायदा नज़र नहीं आया तब ये एक विद्रोह लार्ज स्केल पे शुरू होता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्रिटिश ऑफिशियल्स को संथाल विद्रोह के दौरान हराया गया था, तो मेजर बारो जो थे एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको 10 जुलाई 1855 को हरा दिया गया था संथाल के द्वारा, जो संथाल जो ट्राइब्स थे उनके द्वारा हरा दिया गया था। अब आगे देखते हैं रिवोल्ट ये खत्म कैसे हुआ, इतना लार्ज स्केल पे जो रिवोल्ट चल रहा था। तो सिद्धू और कानू नाम 2 भाई जो थे इनको फांसी दे दी गई और भैरव और चांद जो बाकी के 2 भाई थे उनकी युद्ध में ही गोली लगने से मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से चारों भाई की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चूंकि लेकिन ये एक विद्रोह काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ था तो इसका इम्पैक्ट भी हुआ, और इसके इम्पैक्ट के रूप में फ़ायदा क्या हुआ संथालों को कि संथाल को एक अलग परगना, एक अलग जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया संथाल परगना को। जिस क्षेत्र पे ब्रिटिश का जो कानून था जो बाकी भारत के क्षेत्र पे लागू होता था वो उस क्षेत्र पे लागू नहीं होता था, ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट था। यहाँ पर संथाल जो ट्राइब्स थे, जनजाति थी, उनका अपना कानून होता था। तो एक संथाल के बारे में ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि कैसे शुरू हुआ, किस रीजन से शुरू हुआ। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो इसका पीरियड जो पूछ लिया जाता है वो 1895 टू 1899, कहीं कहीं पर 1900 देता है, लेकिन एग्जाम में 1899 को ही सही आंसर
माना गया है। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे मुंडा विद्रोह का, वो बिरसा मुंडा कर रहे थे। बिरसा मुंडा ने इस मुंडा विद्रोह को नेतृत्व किया, लीड किया। और बिरसा मुंडा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, धरती आबा के नाम से जानते हैं। उनका उपनाम था, या उनको इसका वो टाइटल एक दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती आबा के नाम से किस जनजातीय नेता को जानते हैं, तो बिरसा मुंडा को। इसके अलावा एक और उनका सिंहबोंगा की उपाधि भी उन्होंने अपने आप को दी थी। तो धरती आबा और सिंहबोंगा, ये दोनों नाम बिरसा मुंडा के हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मुंडा विद्रोह जो था वो किन किन क्षेत्रों में, झारखंड के खूंटी जो एक डिस्ट्रिक्ट था उसमें, रांची और डोंबरी, ये तीनों जो है वो मुंडा विद्रोह का एक तरीके से सेंटर था। सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ था, और खूंटी कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था इस क्षेत्र से, खूंटी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ये रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो मुंडा विद्रोह का जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश को टैक्स वैक्स नहीं देना या किसी भी बाकी चीज़ों से उन लोगों का मतलब नहीं था। उन लोगों का मतलब था कि अपना स्वतंत्र मुंडा राज्य का स्थापित करना। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना ही मुंडा विद्रोह का लक्ष्य था। और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था। अब आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा, अब चूंकि विद्रोह ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, ज़्यादा क्षेत्रों में व्यापक हो रहा था, तो बिरसा मुंडा ने इस बीच क्या डिक्लेयर कर दिया था कि आम जो जन थे, जो आम लोग थे, उनका सेंटिमेंट विद्रोह से और ज़्यादा जुड़ जाए। तो बिरसा मुंडा ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, उनके पास मैजिकल पावर्स है, और वो किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका इलाज कर सकते हैं। और इस दौरान हुआ भी कुछ ऐसा कि कुछ बीमार लोगों की उन्होंने अपने जादू से अपने आप, मतलब उस चीज़ को उन्होंने ठीक कर दिया। तो इससे लोगों में और ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर के विश्वास बैठ गया, और ये विद्रोह और ज़्यादा व्यापक हो गया। इस बीच क्या होता है, चूंकि बहुत ज़्यादा ये विद्रोह फैल रहा था, तो ब्रिटिश भी इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, और उन्होंने रेड किया इस क्षेत्र पे पूरे पे। इसके बाद जो बिरसा मुंडा थे वो जा करके छुप जाते हैं। कहाँ छुप जाते हैं, तो जंगल में, चक्रधरपुर के जंगल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश रेड के बाद बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में छुप गए थे, तो चक्रधरपुर के जंगल में ये छुप गए थे। इस बीच एक व्यक्ति का नाम आता है वीर सिंह। ये वीर सिंह जो है ये ब्रिटिश को जानकारी दे देता है कि बिरसा मुंडा इस क्षेत्र में छुपे हुए थे। तो एक तरीके से इसने मुखबिरी कर दी। वीर सिंह जो है वो मुखबिर बन जाता है सरकार का, और ये इस चीज़ से बिरसा मुंडा जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। कब अरेस्ट हो जाते हैं, तो फरवरी 1900 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 1900 में वो अरेस्ट होते हैं, और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है जून 1900 में। जून 1900 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फरवरी 1900 में वो पकड़े जाते हैं। उनकी मृत्यु कैसे होती है, तो हैजा बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस चीज़ से हुई थी, तो हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विद्रोह तो चूंकि शांत हो गया धीरे धीरे इनके पकड़ में आने के बाद, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट अच्छा खासा था। तो गुमला और खूंटी जो था, इसको सेपरेट सब डिवीजन बना दिया गया, गुमला और खूंटी को। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है उसको पास कर दिया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पास किया गया, जिससे क्या होता है कि जो मुंडा जो क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे उनको काफ़ी मात्रा में फायदा हुआ। अब आगे देखते हैं। इस बीच एक खोंड अपराइजिंग है। खोंद एक विद्रोह है, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1837 से 1856 के दौरान हुआ। खोंद जो थे ये माउंटेन्स पे रहते थे। ये पहाड़ी एक जनजाति थी जो कि उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में पाए जाते थे। और ये खोंद अपराइजिंग इसी के लिए फेमस है। इसका लीड जो कर रहे थे वो चक्र बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति थे, वो कर रहे थे। चक्र बिश्नोई नाम के व्यक्ति इसका लीड कर रहे थे। लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ नरबली प्रथा के विरोध में विद्रोह किया। यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया कि एक कुरीति यहाँ पर चली आ रही थी नरबली की। इस नरबली की प्रथा को उन्होंने जब बैन कर दिया गया उनके द्वारा, तो खोंड जनजाति जो थी वो इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसके खिलाफ विद्रोह किया। तो यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है खोंड विद्रोह से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रामोसी विद्रोह। ये रामोसी विद्रोह कब हुआ, तो महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में हुआ, या ओवरऑल इसको देख सकते हैं तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट के रीजन में ये विद्रोह जो था वो हुआ था। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो चित्तूर सिंह कर रहे थे। और चूंकि ये कृषक जत्था बन गया था, ये लोग लड़ाकू भी बन गए थे और हर तरीके से अपने हक को लेना चाह रहे थे। तो इस चीज़ में उनको ट्रेन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो वासुदेव बलवंत फड़के।
एक महाराष्ट्र के क्षेत्र के आंदोलनकारी थे और इनके द्वारा रामोसी जो ग्रुप था, जो जत्था था, उसको ट्रेन किया गया था। तो ये रामोसी अपराइजिंग से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है कि विद्रोहों को हम लोग ने देख लिया, अलग अलग क्षेत्र में जो भी विद्रोह हुआ उसको हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। इसको हम लोग विद्रोह के स्वरूप में नहीं पढ़ के इसको डायरेक्ट पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे तो वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि गडकरी रिवोल्ट है, गडकरी जो विद्रोह है इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र में हुआ, तो कोल्हापुर रीजन में हुआ। कोल्हापुर रीजन यानी कि महाराष्ट्र। तो गडकरी जो विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कोल्हापुर क्षेत्र, महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र से संबंधित है। उसी की तरह एक है रंपा विद्रोह। रंपा रिवोल्ट जो है ये किस क्षेत्र में हुआ, तो आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में भी जो गोदावरी नदी के उत्तर का क्षेत्र है उसमें हुआ। तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश में। ये कभी कभी मिलाने वाले, मैच करने वाले क्वेश्चन में दे देता है कि रंपा विद्रोह, गडकरी विद्रोह वगैरह किस किस क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरीके से एक और विद्रोह है हौज विद्रोह। जो हौज विद्रोह जो है इसका पीरियड भी पूछा गया है। तो 1820 से 1821 के दौरान ये हुआ था और ये बिहार के क्षेत्र में हुआ। जो बिहार, जो तत्कालीन बिहार का क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें हुआ था। ये संथाल वगैरह के क्षेत्र में हुआ था। तो हौज विद्रोह बिहार से संबंधित है। इसी दौरान एक और व्यक्ति का नाम आता है गोविंद गुरु। अब ये गोविंद गुरु कौन है, तो इनको माना जाता है फाउंडर। एक मूवमेंट हुआ था लसेरिया मूवमेंट, इस लसेरिया मूवमेंट का जो प्रवर्तक माना जाता है। इनसे एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है कि लसेरिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो गोविंद गुरु थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं जो लास्ट हमारा स्लाइड होगा इसका। इसमें ठक्कर बाबा, ठक्कर बाबा का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ठक्कर बाबा वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए, ट्राइब्स के लिए, यानी कि जनजाति जो थे, जो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ठक्कर बाबा ने। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड आदिवासी फॉर ट्राइब्स। अब आते हैं खैरवार, एक मूवमेंट है। एक खैरवार मूवमेंट जो चला था 1874 के दौरान। ये खैरवार मूवमेंट को लीड किसने किया था, तो भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने खैरवार मूवमेंट को 1874 के दौरान नेतृत्व प्रदान किया था। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ऐसे एक इंपॉर्टेंट है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब हुआ, तो 1914 के दौरान हुआ। 1914 के दौरान ताना भगत आंदोलन हुआ और जिसको लीड किसने किया, तो जात्रा भगत नाम के एक व्यक्ति थे। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जात्रा भगत कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, नागरिक आंदोलन, हर चीज़ को ख़त्म किया और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे उसको हम लोगों ने काफ़ी डीपली पढ़ के कवर करने का प्रयास किया है। थैंक यू।